वॉइस द्वारा आज के एग्रीकल्चर कंक्लेव में आए हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हरवीर जी ने जैसे पहले कहा कि आज किसान दिवस है और किसान दिवस जो है ये चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर मनाने का सरकार ने ये निर्णय किया था। तो मैं सबसे पहले चौधरी चरण सिंह साहब को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करना चाहूँगा। इस कई उसके लिए ग्राउंड है। एक तो ये है कि वो अपने आप में देश के जो प्रसिद्ध नेता हैं उनमें से थे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे। और दूसरा, उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकाल में जिन लोगों के मुद्दे टेकअप किए, जिस क्षेत्र के मुद्दे टेकअप किए, तो हम जो अब बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, तो शायद उन्होंने इस टर्म का उपयोग किए बिना जो कुछ भी किया वो इंक्लूसिव ग्रोथ ही था। एग्रीकल्चर और रूरल को जब कोई विकास होता है तो वो सचमुच में एक इंक्लूसिव ग्रोथ का ही हिस्सा होता है। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का छात्र रहा हूँ, तो मैंने चौधरी साहब के वर्क में विशेष रुचि रखते हुए उनकी जो राइटिंग्स थी उनको भी पढ़ा। तो आप में से कुछ यंग लोग हैं, मैं उनके ज्ञान के लिए कहना चाहूँगा कि उनको भारतीय कृषि की कितनी समझ थी। उसके लिए आप उनकी एक बुक गूगल पे जाकर, वो फ्रीली डाउनलोडेबल है, उसको करके ज़रा देखें। जॉइंट फार्मिंग एक्स-रेड, कि जॉइंट फार्मिंग का एक्स-रे, ये फ्रीली डाउनलोडेबल बुक है, 400 पेज की उस पे। तो उस बुक के पीछे जो मुद्दा था जिस पे उन्होंने लिखा, आज़ादी के बाद हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जी थे वो रशिया के जो कलेक्टिव फार्मिंग थी, जो चाइना में कम्यून सिस्टम शुरू हुए, उससे बहुत प्रभावित थे। उसमें ये था कि सभी किसानों की ज़मीन पूल करके, सभी किसानों के साधन पूल करके, आप किसी की इंडिविजुअल ज़मीन नहीं होगी, पूरे गांव की 2000 एकड़ ज़मीन पे बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े, तो एक इकट्ठी खेती जो है उसकी और कृषि को ले जाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये था कि हमें एग्रीकल्चर का विकास एक कलेक्टिव बनाकर संसाधनों को पूल करके ऐसे लेकर जाना है जैसे रशिया ने किया और जैसे चाइना ने उस समय किया। तो चौधरी साहब ने उसकी अपोजिशन में ही ये किताब लिखी थी, जॉइंट फार्मिंग एक्स-रेड। तो उनका ये था कि इंडिया के जो किसान हैं, रूरल लोग हैं, उनकी ज़मीन के साथ जो अटैचमेंट है वो अपनी संतान से भी ज़्यादा है। चाहे उनको उसमें कितना ही आर्थिक लाभ आप बताओ कि आपको बहुत आर्थिक लाभ होने वाला है, लेकिन वो अपनी इस भावना को, अपने इस ऑनर को कि ये ज़मीन मेरी है, ज़मीन का और उनका एक माँ और बेटे का रिश्ता जो इंडिया के कल्चर में है, वो कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होंगे और ना ही हमें इसकी ओर प्रयत्न करना चाहिए। बहुत अच्छा उस पुस्तक में उन्होंने अच्छी तरह से दलील दिए हुए हैं और ये अवेलेबल है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं भी, और फ्रीली डाउनलोडेबल भी। तो उसको मैं चाहूँगा कि इसको आप ज़रूर देखें। तो उससे उनकी एक जो दूरदर्शिता है कृषि के प्रति, वो भी नज़र आती है कि वो कृषि को कैसे देखते थे, कृषि को कैसे देखते थे, और पूरी की पूरी ग्रामीण व्यवस्था को वो कैसे देखते थे। और इतने वर्षों के बाद भी उसके कुछ अंश अब भी रेलेवेंट हैं जो उस समय उन्होंने
रूरल कॉटेज इंडस्ट्री को फोकस बनाकर ग्रामीण विकास करने की पैरवी की थी, तो अब भी हम उसी चीज़ को दोबारा लाकर कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लिंकेज, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पे जो है बल देना चाहिए। दूसरा, मैं हरवीर जी के जो इन्होंने डिजिटल मीडिया रूरल वॉइस को चलाया है, मैं सचमुच में इनको बधाई के साथ साथ इनको एक किस्म का एक एप्रिसिएशन देना चाहूँगा कि ये दिल्ली के चकाचौंध मीडिया की ज़िंदगी को छोड़कर इन्होंने एक रूरल वॉइस जैसे डिजिटल मीडिया को अडॉप्ट किया, जिसमें एग्रीकल्चर में इन्होंने मेन काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। तो इसके थ्रू ये जो भी न्यूज़ होती है वो डिजिटल मीडिया से लोगों तक पहुंचाते हैं, न्यूज़ का एनालिसिस भी पहुंचाते हैं और पॉलिसी एडवोकेसी भी थोड़ी बहुत जो है उसको करते हैं। तो डिजिटल मीडिया का ये एक एडवांटेज है कि आप कोई पुस्तक निकालो, कोई पत्रिका निकालो, उसकी जो रीच है वो सीमित होती है। कुछ भाई खड़े हैं, आप आगे भी आ सकते हैं, कुछ कुर्सियां खाली हैं या साइड पे भी बैठ सकते हैं। तो ये यदि आप किसी भी संदेश को पहुंचाने के लिए किसी पत्रिका का इस्तेमाल करते हो या जैसे पहले अखबारें थी उसका इस्तेमाल करोगे, तो एक तो उस पर पैसा बहुत लगता है और दूसरा उसकी रीच हमेशा ही लिमिटेड रहती है कि कौन उसे खरीदेगा या किसके पास वो पहुंचेगी और कौन उसे पढ़ेगा। लेकिन डिजिटल मीडिया की ये ब्यूटी है कि इसकी रीच यूनिवर्सल है। इसकी रीच दिल्ली के एलीट रेजिडेंट को भी उतनी ही है जितनी के एक स्लम में बैठे हुए या कहीं खेत में बैठे हुए या कहीं भी बैठे हुए दुनिया के किसी भी कॉर्नर में उसको भी उतनी ही उसकी रीच है, यदि उसके पास इंटरनेट एक्सेस हो तो एक ये जो इन्होंने अप्रोच अडॉप्ट किया कि मैं इसको डिजिटल मीडिया के थ्रू ले जाऊंगा, और दूसरा बहुत सीमित संसाधनों के साथ। ये संभव है कि ये चाहें तो शायद किसी इंडस्ट्रियल हाउस से पैसे लेकर इसको एक अलग तरह का रूप भी दे सकते हैं, लेकिन फिर इनकी जो अपनी बात कहने की आज़ादी है, सही बात कहने की, वो प्रभावित हो जाएगी। फिर इनको उनके हिसाब से ज़रूर कुछ ना कुछ बात कहनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा देखने वाली भी बात है कि ये बहुत सीमित संसाधनों के साथ इस फोरम को चला रहे हैं। साल में 2 फंक्शन भी करते हैं। तो जो इनको स्पॉन्सर भी करते हैं, सोडी जी ने शुरू किया अमूल से, या 2-4 नबार्ड से भी, बानवाला साहब जब थे थोड़ा सपोर्ट आती थी। जो भी इनको सपोर्ट करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो शायद पूरी की पूरी रूरल इकॉनमी और एग्रीकल्चरिस्ट को एक किस्म से सपोर्ट कर रहे हैं। और इनकी यही इंटेग्रिटी और ईमानदारी की वजह से मैंने आज तक कभी इनको इनके किसी भी फंक्शन के लिए या किसी भी इंटरव्यू के लिए नो नहीं कहा, चाहे मेरे समय का वो कितना ही हो। और आज भी हमारी इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मैं उस कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट हूँ। परसों से शुरू हुई है, आज वैलेडिक्टरी है। वाइस चांसलर साहब आ रहे हैं 12 बजे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मेरा उनसे एक वायदा है, मैं उधर जाना प्रेफर जो है करूँगा। अब एग्रीकल्चर की और आते हैं, जो टाइटल दिया हरवीर जी ने कि एग्रीकल्चर इंजन ऑफ ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ और एग्रीकल्चर एक अवसर, इस पे हम आज चर्चा करें और मेरे इन्होंने विचार कहा कि आप भी दें। यदि आप में से कोई इस विषय पे ज़्यादा रुचि रखता है तो नीति की साइट पे मेरा एक विस्तृत पेपर है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, इंडियन एग्रीकल्चर फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन टू अमृतकाल।
तो उसमें मैंने अगले 25 वर्ष में एग्रीकल्चर में हमें क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर को क्या रोल प्ले करना चाहिए, उसकी विस्तार में चर्चा की है। मुझे अजय जाखड़ जी ने 3 दिन पहले बताया कि 2-3 किसान गोष्ठियों में, जो एक शायद सहारनपुर में भी की थी, वो उसकी हज़ार प्रति हार्ड कॉपी भी उन्होंने वहाँ हिंदी में वितरण किया है उसका। शायद कुछ लोगों ने उसे देखा भी होगा। अब मेरे विचार से हमें एग्रीकल्चर को, जो एग्रीकल्चर के अराउंड एनवायरनमेंट है देश का, उसके हिसाब से सोचना चाहिए। उस एनवायरनमेंट से हट के यदि हम सोचेंगे तो एक विरोधाभास पैदा हो जाता है और उससे फिर कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। यदि समय की परिस्थिति के अनुसार हम अपने सेक्टर को आगे बढ़ाएं तो उसमें सफलता के भी चांस होते हैं और फ्रिक्शन भी नहीं होती। तो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या एनवायरनमेंट है, इसमें हम लगभग रोज़ सुनते भी रहते हैं कि लॉन्ग टर्म का एजेंडा जो विकास का है वो एक विकसित भारत के नाम से उसको बनाया गया है। जो आप लोग खड़े हैं चाहें तो आगे आ सकते हैं, 3-4 कुर्सियां आगे खाली हैं। तो ये जो विकास का एजेंडा जो देश की प्राथमिकताओं को गाइड करेगा और जिस पे बहुत ध्यान केंद्रित है और जिस पे नीतियों को भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप इसके लिए एक विज़न तैयार करिए कि हम 2047 का भारत जिसकी कल्पना देश अब कर रहा है कि वो एक विकसित भारत होगा। तो 2 चीज़ें लॉन्ग टर्म में लेकर देश चला है। एक ये है कि देश को विकसित भारत बनाना है और दूसरा ये है कि उसे विकसित सबके भागीदारी से बनाना है, इंक्लूसिव ग्रोथ से उसको विकसित बनाना है। यदि हमें विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है तो जो हमारी इकॉनमी है, हमारे देश का आउटपुट है, उसकी ग्रोथ कोई 7-8% होनी चाहिए। तो ये यदि हम 24-25 वर्ष तक 7-8% से ग्रो करेंगे तब हमारी आय प्रति व्यक्ति इतनी हो जाएगी कि हम एक विकसित देश कहलाने के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे, काबिल भी हो जाएंगे। उसका ये मतलब है वर्ल्ड बैंक के अनुसार कि जिस देश की आय $12,000 से ऊपर हो जाए, यानी कि 10 लाख रुपया आज की कीमतों पर प्रति व्यक्ति इनकम यदि हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये देश अब विकसित हो गया है। तो अब यदि हम अपनी प्रति व्यक्ति आय देखें तो वो यदि रुपए के हिसाब से ही देखें, अलग अलग थोड़े से आंकड़े हैं, तो वो कोई कह सकते हैं कि 1,60,70,000 रुपया प्रति व्यक्ति आज जो है नेट इनकम है देश की। तो हम उसको 6 गुना, लगभग 6 गुना, 7 गुना 24 साल में जो है उसको बढ़ाने का एक जो है विकास का रास्ता देश ने उसका फैसला किया है और उसी पे जो संकेत हैं कि उसी पे देश सारी नीतियां उसी के अराउंड बनाई जाएंगी कि ये इतना ग्रोथ रेट भी मिले और उस ग्रोथ रेट में सबकी भागीदारी भी हो। तो इस ग्रोथ को जो हम कह रहे हैं, यदि इतना बड़ा ग्रोथ 24 साल तक लगातार हमें लेना है तो उसमें सभी एक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे सर्विसेज है। लेकिन एग्रीकल्चर की जिम्मेदारी मेरी समझ के हिसाब से सबसे ज़्यादा 2-3 कारणों से हो जाती है भारत को विकसित बनाने के लिए अगले 24 वर्ष में। पहला ये है कि एग्रीकल्चर अभी भी, जो इकॉनमी को हम 12 भाग में बांटते हैं कि इकॉनमी के 12 सेक्टर हैं, सबसे बड़ा एग्रीकल्चर ही है। मैन्युफैक्चरिंग अब उसके क्लोज पहुंच गया है, किसी किसी साल में थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर उसके बराबर की भागीदारी है उसकी।
लगभग 18 से 20% जो देश की इनकम है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। तो यदि 18-20% का एक क्षेत्र 3.5-4% से नहीं ग्रो होता तो फिर हम विकसित भारत का लक्ष्य पाने में जो हमें बहुत बड़ी मुश्किल आएगी, लगभग वो असंभव सा होने लगेगा। तो पहला तो ये रोल है एग्रीकल्चर का कि एग्रीकल्चर में हाई ग्रोथ सुनिश्चित किए बिना हम जो विकसित भारत का सपना लेकर चले हैं उसमें एक हमें सफलता नहीं मिलेगी। और ये कोई डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है। तो ये तो एक जब आप किसी लक्ष्य पर पहुंचते हो तो रास्ते तलाशते हो, उस पर पहुंचने के लिए मंजिल तक क्या क्या आपके पास रास्ते हैं। तो उस रास्ते में एक ये है कि उसमें एग्रीकल्चर की भूमिका ऐसा ही नहीं कि पास्ट में भारत कृषि प्रधान देश रहा है, तो वो फ्यूचर में भी उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। दूसरा ये है कि यदि एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो हम उसे डिज़ायर्ड है या एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होती, तब देश फिर भी यदि विकसित करता है तो जो हम कहते हैं कि उस देश में फिर पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, उसमें हंगर नहीं होनी चाहिए, उसमें अंडर न्यूट्रिशन नहीं होनी चाहिए और इंक्लूसिव सबका उसमें विकास होना चाहिए, तो उससे फिर वो ग्रोथ वंचित रह जाती है। कि हो सकता है कोई 40% लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई लेकिन बाकी लोगों की जैसे पास्ट में थी वही हाल रहा, तो वो फिर जो ग्रोथ है वो एक इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं रहती। तो ये दूसरा एक विशेष कारण है कि एग्रीकल्चर पे एक एम्फेसिस देना। अब क्या ये संभव है कि जो रोल हम सोचते हैं एग्रीकल्चर प्ले करेगा, क्या वो एग्रीकल्चर रोल प्ले कर सकता है? तो मैं एक आशावादी रहा हूँ और आशावादी हूँ और मुझे लगता है कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि एग्रीकल्चर की जो भूमिका देश को विकसित बनाने में होनी चाहिए वो इसमें कोई पीछे रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें अपना माइंडसेट ज़रूर बनाना पड़ेगा। आज साथियों ये है, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, मेरी एक सहानुभूति और सिंपथी भी, इमोशनल एक अटैचमेंट भी क्षेत्र के साथ रहती है। और मैं मेरी समझ के हिसाब जो मुझे क्षेत्र के लिए लगता है कि वो ठीक है वो आपसे शेयर करूँगा, लिखता भी हूँ उस पे। मेरे विचार कई बार हरीश दामोदरन जी ने, इंडियन एक्सप्रेस के जो एग्रीकल्चर एडिटर हैं आए हैं, इन्होंने भी छापे हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में हमें जो अपना एटीट्यूड है वो नकारात्मकता की ओर से बदलकर सकारात्मकता की ओर ले जाना चाहिए, नेगेटिविटी से उसको पॉजिटिविटी पे ले जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आंखें पूरी तरह मूंद लूँ कि वहाँ कोई समस्या ही नहीं है, वहाँ कोई चुनौती नहीं है। वहाँ समस्याएं हैं, वहाँ चुनौतियाँ हैं, लेकिन वहाँ बहुत बड़े अवसर भी हैं। मैं इसके दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ। हमारी 5-6 स्टेट्स पिछले 20 साल से एग्रीकल्चर में इतना हाई ग्रोथ है उनका कि नॉन एग्रीकल्चर का भी वो ग्रोथ नहीं है। आंध्रा का ग्रोथ रेट देखिए, तेलंगाना का ग्रोथ रेट देखिए, मध्य प्रदेश का ग्रोथ रेट देखिए, 6% से ऊपर उनका एग्रीकल्चर का ग्रोथ है। इंडस्ट्री का भी ग्रोथ वहाँ पर जो है इतना नहीं है। तो एक वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आता है कि यदि ये 3-4 स्टेट हमारी 6-7% से ग्रो कर सकती हैं, तो जो अप्रोच उन्होंने अडॉप्ट की, क्या हम उस अप्रोच को अडॉप्ट कर कर पूरे देश के एग्रीकल्चर उस रेट से नहीं ग्रो हो सकता? तो ये ऐसा नहीं कि एक एग्जाम्पल एक किसान की है या एक गांव की है या एक ज़िले की है,
ये पूरे प्रदेशों की मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, और वो भी बड़े बड़े प्रदेश हैं। ये सिक्किम नहीं है कि मैं सिक्किम बता रहा हूँ कि वहाँ सबसे ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम, उसे तो केवल इनकम डबल करनी है, बाकियों को 5-6 गुना करनी है। तो ये बड़े बड़े प्रदेश हैं, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश इतना बड़ा, तो वहाँ एक इस तरह के बिल्कुल एविडेंस है, और मैंने अपने पेपर में भी ये चीज़ें लिखी हैं कि वहाँ से एक हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि वाकई एग्रीकल्चर एक इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो सकता है यदि हम उसके सही पॉलिसीज़ करें। अब दूसरी मैं ये एग्जांपल देना चाहूँगा, कई बार जब मैं कहता हूँ, कई किसान कहते हैं क्या जी बात कर रहे हो, वहाँ तो किसान सुसाइड कर रहे हैं, वहाँ ये डिस्ट्रेस है, ये है वो है। तो मैं उसको पूरी संवेदना के साथ लेकर ऐसे कहता हूँ कि मान लीजिए किसी गांव में यूथ की पॉपुलेशन 1000 है, यंग लोगों की पॉपुलेशन जो जवान अवस्था में है, उनकी आबादी मान लो 1000 है। उनमें से कोई 5-10% किसी वजह से, कुपोषण की वजह से, किसी वजह से उन्हें कोई किसी किस्म की बीमारी लग गई या शरीर उनका अस्वस्थ रहने लगा, तो क्या वो गांव ये प्रयत्न करना बंद कर देगा कि हम अपने गांव से स्पोर्ट्समैन पैदा करेंगे? आप इस सवाल को देखिए कि कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि वहाँ के 5-10% लोग किसी बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं तो वो अपनी आशा नहीं छोड़ता। यदि 70-80-90% की तकदीर आप कोई एक सही कदम उठा के उसको बदल सकते हो, तो हमें वो जो 10% हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या जिनकी आर्थिकता किसानों की ठीक नहीं है, हमें उनको भी देखना है। लेकिन वो दूसरे जो मजबूत अवस्था में हैं, जो आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश की तरह 6% ग्रोथ ला सकते हैं, हमें उनको जो है उनका हाथ पकड़कर उनको एक ये अवसर देकर कि आपको विकसित भारत में एक रोल भी प्ले करना है और ख़ुद भी जो है विकसित होना है। फिर ये है कि इन चीज़ों को केवल जो हम अंग्रेजी में रेटोरिक कहते हैं, हिंदी में पता नहीं कि भाई ये केवल रेटोरिक के रूप में ना रहें, इनको वास्तविकता का रूप हम कैसे दें, वो एक थोड़ा विस्तार का विषय है। लेकिन मैं 2-4 चीज़ों पे नज़र आपकी ध्यान लाना चाहूँगा कि कैसे संभव है एग्रीकल्चर में बहुत सालों तक ग्रोथ रेट करना, और वो ज़रूरी भी क्यों है कि उसके बिना हो भी नहीं सकता। और दूसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में रहा है और रहने जा रहा है। इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर में इनकम को बढ़ाने के जो है विकसित भारत की और उसकी कंट्रीब्यूशन को लेकर जाएं। अब प्रोडक्टिविटी, मैंने ये सब कैलकुलेशन कर रखी हैं, कोई देखना चाहे तो, कि कहाँ कहाँ से कितनी प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ के अवसर, विकास के अवसर होंगे। एक तो यह है कि बहुत से ऐसे प्रदेश हैं वहाँ अभी भी प्रोडक्टिविटी, यदि आप गाय या भैंस के दूध की देखो, असम की आप एवरेज देखो तो 2 किलो से भी कम आती है प्रति गाय, प्रति भैंस 2 किलो भी दूध नहीं वो मिलता। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यदि वो 2 किलो वाले ने हरियाणा या पंजाब के या और किसी स्टेट के 8 किलो के लेवल पे आना है, उसको 400% वृद्धि के अवसर उसके पास अभी पड़े हुए हैं। तो ये एक उदाहरण है। इसी तरह आप किसी भी क्रॉप की यील्ड देख लीजिए कि कहीं पे तो आपको मिलेगा कि हम 1 एकड़ से गेहूं के 18 क्विंटल 20 क्विंटल भी ले सकते हैं। ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर अभी भी 6-7 क्विंटल पे वो टिका हुआ है। तो ऐसी सभी फसलों में, लाइव स्टॉक में, फिशरी में, एग्रो फॉरेस्ट्री में इस तरह की हमें सभी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। एक और अवसर जो थोड़ा थोड़ा पैदा होना शुरू हो गया है कि हम क्वालिटी, फूड सेफ्टी, इस तरह की चीज़ों के जरिए किसान की इनकम कैसे बढ़ाएं।
अब आप लोगों में से काफ़ी लोग किसान भाई भी हैं। अब गांव में कई जगह आपने देखा होगा कि दूध 35-40 रुपए लीटर भी बिकता है, लेकिन दूध 200-300 रुपए लीटर भी बिकता है। तो आप आधी प्रोडक्शन करके भी दूध की जो आपकी इनकम है उसको 2 से 3 गुना कर सकते हो। और आज इस देश में ऐसे बहुत से उपभोक्ता हैं जो क्वालिटी के लिए कीमत देने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड के उनको एक क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो मिलना शुरू हो। ये अकेले दूध की बात नहीं है, आप चावल भी ले लो, 30 रुपये से लेकर 100 रुपये से ऊपर किलो तक चावल बिकता है। तो ये क्वालिटी की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बायोज की पॉसिबिलिटीज़ हैं, नए नई तरह की डिमांड एग्रीकल्चर में होगी। एग्रीकल्चर कोई फूड का ही साधन नहीं रहेगा, तो एग्रीकल्चर से लोग देखेंगे कि मैं अपनी हेल्थ मजबूत करने के लिए, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने इवन साबुन, टूथपेस्ट, सब कुछ, अब तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो बायो किस्म के बनने लग गए हैं। और एग्रीकल्चर में अब समय कैसे आता है, ग्रीन क्रेडिट की कुछ संभावनाएं जो अभी नया गवर्नमेंट ने घोषणा की है, अभी वो शेप लेने जा रहा है। सोलर की एनर्जी को हार्नेस करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो उसमें आ रही हैं। इवन एग्रीकल्चर में टूरिज़्म की आ रही हैं संभावनाएं। बहुत से लोग शहर में रहते रहते इस लाइफ से इतना ऊब गए हैं, वो गांव में जाकर रहना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा मुझे लग रहा है कि जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं उनकी तो डिमांड है ही, लेकिन बाकी जो चीज़ें भी हैं उनकी भी डिमांड आगे को बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए फिर मैं कहूँगा कि पॉजिटिविटी, हमें इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, और जो भी उसको ग्रोथ को ड्राइव करने के सोर्स हैं हमें उन पे करना होगा। अब एमएसपी की अपनी इम्पोर्टेंस है। अब यदि यूपी में हम परसों भी एक मीटिंग, कल मैं पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के आगे था, आपसे भी इनपुट लिया था भानवाला जी, तो मैं उनको ये बता रहा था कि कई जगह आप एमएसपी सुनिश्चित कर दीजिए तो ग्रोथ रेट डबल हो जाएगी, उसमें यूपी भी एक है। तो ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जहाँ, कुछ प्रदेश हैं कि वहाँ एमएसपी जितनी मर्जी देते रहो ग्रोथ नहीं होगी, ऐसे भी हैं प्रदेश जहाँ सैचुरेशन हो चुका है, वहाँ कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी हैं जहाँ एमएसपी मिलती ही नहीं, आप दीजिए तो ग्रोथ रेट एकदम से डबल हो जाएगा। तो दूसरे ऐसे हैं मार्केट के अवसर उनको मिलें, यदि मार्केट के अवसर मिलें उससे भी बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाएगी। तो इस दिशा में भी बहुत कुछ हो रहा है। और एक जो मिडल मैन वगैरह का इतना बड़ा नेक्सस है, जिसे कुछ प्रयत्न किए गए थे कि किसी तरह से इसको तोड़ा जाए, लेकिन कुछ उसमें किसान भाइयों की समझ के हिसाब से शायद वो ठीक नहीं थे, तो इसलिए वो बहुत आगे नहीं आ चुके। तो इस दिशा में भी कुछ नए नए, जैसे हरवीर जी ने डिजिटल प्लेटफार्म चलाया, तो अब मार्केट के लिए डिजिटल प्लेटफार्म विकसित हो रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोगों ने ONDC का नाम सुना हो, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब जैसे कोई भी इंडस्ट्री वाला अपना प्रोडक्ट अमेजॉन या उधर होटल वाले स्विगी विगी से अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ऐसे ही कोई भी किसान संस्था यदि चाहे, या कोई भी और, वो इतना बड़ा प्लेटफार्म है ONDC, आप अपना प्रोडक्ट उस साइट पे डालिए कि ये मेरे पास है, 100 बोरी मेरे पास है इस पर्टिकुलर चावल की, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं, मैं इसको इस रेट पे बेचने के लिए तैयार हूँ। कोई दूसरा आदमी उसको साइट पे देखेगा जिसको उसकी ज़रूरत है, बिना कोई मिडल मैन बीच में आए वो प्रोड्यूस जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने परसों ही इसका रिव्यू लिया है कि ONDC किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये मुझे लग रहा है, जो बहुत से लोग कहते हैं, शायद हरीश जी आप इस पर कभी लिखना चाहोगे, मुझे ये सबसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लग रही है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, मिडल मैन की व्यवस्था को एक किस्म से चुनौती देने के लिए और उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एक ऐसा लग रहा है। इसी तरह से कोऑपरेटिव जिन्हें एक रोल प्ले करना चाहिए था,
लेकिन उनका रोल केवल डेयरी तक सीमित रहा और थोड़ा बहुत और जगह रहा, लेकिन डेयरी में उसकी कामयाबी लगभग हर क्षेत्र पर होते देखकर कि कोऑपरेटिव बिहार में चाहे ना हो, लेकिन बिहार में भी सुधा मिल्क डेयरी जो है वो बहुत अच्छी है कंपेयर टू जो बाकी चीज़ें हैं। इसी तरह जहाँ कोऑपरेटिव ओवरऑल अच्छा नहीं भी काम कर रही, लेकिन डेयरी के सेक्टर में बड़ा अच्छा काम जो है किया। सोडी साहब अमूल के रहे हैं सीएमडी, इनको बहुत ज़्यादा इंसाइट है इसकी। तो जो सरकार ने कोऑपरेशन की नई मिनिस्ट्री बनाई है उससे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और उस पर सरकार बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है। तो मुझे लगता है कि उससे भी जो ग्रामीण व्यवस्था है और कृषि की आर्थिक स्थिति है उसको एक बहुत बड़ा उसमें एक नई सोच आएगी और शायद मुझे उसमें एक पोटेंशियल भी नज़र आता है कि उससे हम आगे जाएंगे। तो इन सब को देखकर मैं कई बार हरवीर जी से कहता हूँ कि हमारे किसान लेकिन एक दो मुद्दों पर ही केंद्रित रहते हैं और वो केवल ये सोचते हैं कि शायद सेंटर ने ही सब कुछ करना है। सेंटर ने भी बहुत कुछ करना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्टेट ने करना है। यदि 10NC का इशू है वो नहीं एड्रेस हो रहा तो इसमें केंद्र का कोई फॉल्ट नहीं है। हम नया कानून बना के दे चुके हैं सभी स्टेट्स को, वो स्टेट्स ने उस पर एक कदम भी बढ़ती। तो जितना आप लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, डेमोक्रेसी में उसकी व्यवस्था है, उसकी प्रोविज़न है, उतनी ही कोशिश से स्टेटों पे एक बल देना चाहिए। अब आप स्टेट्स को देखिए, स्टेट से पूछिए आप R&D पे कितना पैसा लगा रहे हैं एग्रीकल्चर सर्च पे, बुरा हाल होता जा रहा है एग्रीकल्चर सर्च का। लेकिन मैंने कभी किसी किसान संस्था को ये मांग करते नहीं देखा कि हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को मजबूत करिए, हमें वहाँ से अच्छे सीड नहीं आ रहे, हमें क्यों IRI देखना पड़ता है हर समय अच्छे सीड के लिए। और टेक्नोलॉजी की पावर इतनी ज़्यादा होती है, आप लोग जानते हो कि बासमती की नई वैरायटी ने कैसे राइस को प्रोडक्शन को रेवोल्यूशनाइज किया, या बख्शी राम जी की वैरायटी में कैसे एक वैरायटी ने ही ऐसा किया था। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा कि आप सही मुद्दे पहचान कर आगे ये पहचान कर ये मुद्दा किसके अधिकार के क्षेत्र में आता है, सेंटर के आता है, स्टेट्स के आता है, दोनों के आता है, तो उसको थोड़ा टारगेट करके भी जो डेमोक्रेसी में कहते हैं कि लॉबिंग एक डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू उसको करें। बहुत बहुत धन्यवाद।